लिख देता हूँ प्रशांत। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 डेटा तो है। अब हमें ये जो भी नया ऑब्जेक्ट है प्रशांत का, वो हमें इस एरे के अंदर ऐड करना है, तो सिंपली इसे करूँगा मैं सेव। चलिए, तो अब ये जैसे ही सबमिट डेटा का फंक्शन कॉल हो तो तब क्या होना चाहिए, सिंपली इस डेटा को मैं यहाँ से पास करूँगा। ये देखो, यहाँ से मैंने पास किया डेटा, तो मैंने यहाँ से जो भी डेटा पास किया यहाँ पे मुझे रिसीव, तो वो मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि लिखता हूँ टेम्प डेटा। चलिए, अब यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखता हूँ टेम्प डेटा और करूँगा सेव। ओके, ये देखो, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। चलिए, तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये डेटा जो भी है सर्वर के ऊपर है, तो ये डेटा सर्वर के ऊपर जाएगा, वहाँ पे सबमिट होगा, उसके बाद यहाँ पे हमें एरे के अंदर मिल जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ सेट टाइम आउट। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ 3000। अब ये सेट टाइम आउट फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, ये सिंपली एक फंक्शन है जो एसिंक्रोनाइजली काम करता है। जैसे कि इसके अंदर मैं लिखूंगा console.log और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा इज सबमिटेड और करूंगा सेव। ओके, यहाँ पे ये देखना 3 सेकंड के बाद क्या होता है। ओके, ये देखो, जैसे 3 सेकंड हुआ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंसोल के अंदर हमने जो लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। यानी यहाँ पे आपको मिली सेकंड पास करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3000 पास किया, यानी टोटल 3 मिली सेकंड, यानी टोटल 3 सेकंड हुए। यानी 3 सेकंड के तुरंत ही बाद यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे console.log के ऊपर यहाँ पे मैं सिंपली जो डेटा पास कर रहे हैं हम उसको इस एरे के अंदर पुश कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा डॉट पुश। ओके, अब इसके अंदर क्या पुश करना है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट पास किया है हमने वो, जैसे कि यहाँ पे टेम्प डेटा है तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दूंगा। नीचे हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कॉल, इस फंक्शन को कॉल करते टाइम यहाँ पे पास कर दिया और उसी को हम इस एरे के अंदर पुश कर रहे हैं और करूँगा मैं सेव। अब हमें क्या चाहिए, जब भी डेटा सबमिट हो जाए उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे उसकी लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फेच डेटा है उसे मैं करूँगा कॉल। और इसका काम क्या होगा कि ये हमें कंसोल के अंदर पूरा एरे का अंदर जितने भी डेटा है वो हमें प्रिंट करवा के दे। तो सिंपली मैं लिखूंगा सेट टाइम आउट। जैसे कि ये सर्वर के ऊपर से आ सकता है तो यहाँ पे उसकी देर लगेगी, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 1000, यानी 1 सेकंड के बाद यहाँ पे लिखते हैं console.log और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ डेटा इज फैच। ओके, जैसे ही फैच हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद मुझे क्या करना है, सिंपली कंसोल के अंदर ये पूरा एरे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा console.log और इसके अंदर मुझे प्रिंट करवाना है स्टूडेंट डेटा और करूँगा सेव। तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में कॉल होगा सबमिट डेटा। अब जैसे ही सबमिट डेटा का फंक्शन कॉल हुआ तो उसके अंदर हमने डेटा पास किया है। तो जैसे डेटा पास हुआ तो यहाँ पे आ गया फंक्शन और यहाँ पे ये देखो ये एसिंक्रोनाइज फंक्शन बन गया है। तो ये क्या करेगा, सिंपली 3 सेकंड के बाद इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। तब तक ये इसके अंदर का कोड को सिंपली होल्ड करके रखेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो भी प्रोसेस है यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग का ये तो सिंक्रोनाइजली हो रहा है, तो वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन सारे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। इसके अंदर हमने 3 सेकंड का सेट टाइम आउट लिखा है, यानी 3 सेकंड के पहले ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, तब तक ये क्या करेगा, नीचे वाला जो कोड है उसको रन कर देगा। तो यहाँ पे इसने फेच डेटा को कॉल कर दिया और उस टाइम यहाँ पे उसने क्या किया, 1 सेकंड का गैप लिया। यहाँ पे ये 3 सेकंड का गैप ले रहा है और यहाँ पे ये 1 सेकंड का गैप ले रहा है। तो सबसे पहले ये कॉल हो जाएगा, भले ये हमने इसके नीचे लिखा है लेकिन यहाँ पे एसिंक्रोनाइजली यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन है। तो सिंपली 1 सेकंड के तुरंत बाद यहाँ पे ये देखो इसने कंसोल के अंदर डेटा को प्रिंट करवा दिया। तो ये देखो यहाँ पे ये देखो अभी भी 2 ही डेटा बता रहा है, तीसरा डेटा जो हमने यहाँ पे नया ऐड किया वो नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो 3 सेकंड के बाद ऐड होगा, लेकिन ये तो 1 ही सेकंड में कॉल हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यानी जब ये डेटा ऐड ही नहीं हुआ है उससे पहले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और हमें पुराना डेटा मिलेगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम कॉलबैक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। कॉलबैक फंक्शन का मीनिंग यही होता है कि आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पास कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे सबमिट डेटा जो कॉल करवा रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे फेच डेटा को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे सबमिट डेटा है उसके अंदर हम जो डेटा पास कर रहे हैं उसके साथ यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में ये पूरा का पूरा फंक्शन ही पास कर देते हैं। जैसे कि डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। अब इसे होगा क्या, इसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शन चला गया। अब यहाँ पे फंक्शन पास किया तो यहाँ पे रिसीव भी करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली कॉमा करके लिख देता हूँ
कॉल बैक। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर जितने भी डेटा पास करेंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको जहाँ पे भी रिसीव करना है वहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखो और उस वेरिएबल के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फेच डेटा फंक्शन है, तो यहाँ पे कॉल बैक भी एक प्रकार का फंक्शन बन गया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप डेटा ऐड कर ले, अब यहाँ पे जैसे ही ये डेटा पुश हो जाए, ऐड हो जाए, उसके बाद ही यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करें। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं इसको करूँगा कमेंट और यहाँ पे डायरेक्टली भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि ये देखो फेच डेटा। अब ये अब इसको करता हूँ सेव। अब होगा क्या, सिंपली एक ही फंक्शन कॉल होगा, जैसे कि सबमिट डेटा है वही कॉल होगा, उसके अंदर ये डेटा चला जाएगा, सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसके अंदर डेटा सबसे पहले ऐड होगा, उसके बाद यहाँ पे डेटा इज सबमिटेड प्रिंट होगा। जब ये नीचे यहाँ तक पहुंचेगा तब जाके इसको कॉल करेगा। यही चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मैन्युअली उसका नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली उसका नाम दे रहे हैं, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पूरा फंक्शन पास कर रहे हैं और यहाँ पे कॉल बैक के अंदर रिसीव करके सिंपली उसको कॉल करवा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही तरह से काम करती है। सिंपली हमने यहाँ पे टेम्पोररी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और उसके नाम के जरिए कॉल करवाया है और यहाँ पे हम डायरेक्टली फंक्शन के नाम के जरिए कॉल करवा रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है, बाकी काम एकदम सेम टू सेम होगा। ये देखो कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे एरे के अंदर डेटा को ऐड कर देगा, उसके बाद ही इसको कॉल करेगा और यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा डेटा इज फेच। ये देखो यहाँ पे आ गया डेटा इज फेच और उसके बाद आपको एरे के अंदर मिल जाएगा नया डेटा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।